आखिर ये ब्रिटेन ने कब्जा कैसे किया भारत पे? वो तो ट्रेड करने के लिए आए थे। अगर आपके दिमाग में भी यही कुछ सवाल आते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इसके पहले वाले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैरनेटिक वॉर्स हमारे यहाँ हुई थी। उन कैरनेटिक वॉर्स में हमने देखा था कि कैसे ब्रिटेन और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की कुछ कंपनीज यहाँ आकर के ट्रेड करना चाह रही थी और उस ट्रेड के अंदर उनके बीच में मोनोपॉली को लेकर के या ट्रेड को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे, जिसके कारण से एक सीरीज ऑफ वॉर हुई जिसको हमने कैरनेटिक वॉर कहा। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे जाकर के आप उसको देख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि कैरनेटिक वॉर जीतने के बाद ब्रिटेन इंडिविजुअल मोनोपॉली स्टैब्लिश कर देता है भारत में ट्रेड की। उसके बाद ये पूरे तरीके से कैसे कंट्रोल करता है भारत को, उसको समझेंगे एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज में, मतलब सीक्वेंस ऑफ वॉर्स हम देखेंगे वो क्या क्या है, क्या क्या उसमें हुआ, कौन कौन सी वॉर्स उसमें हुई, वो बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। शायद इससे सिंपल तरीके से आपको ये चीज कोई नहीं बता पाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जानने की समझने की कोशिश करते हैं। बात थी 23 सितंबर 1600 की, जब गवर्नर और कंपनी के कुछ मर्चेंट्स लंदन से ट्रेड करने के पर्पज से आते हैं। कहां पे? ईस्ट इंडीज में, मतलब हमारा जो ईस्टर्न साइड था उसमें। तो ऐसे में एक जॉइंट वेंचर हो जाता है, मतलब ईस्ट कंट्रीज में जॉइंट वेंचर होता है और ये जॉइंट वेंचर कहलाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी और गवर्नर्स के बीच में हुआ। एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 में एक फरमान जारी किया, एक चार्टर जारी किया, जिसमें ईस्ट के साथ में जितना भी ट्रेड होगा उसके सारे राइट्स किसको दे दिए गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। अब धीरे धीरे ट्रेड बढ़ता है। बात थी 1612 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सेटलमेंट बनाया सूरत में। ठीक है, गुजरात में पहला सेटलमेंट। ये सेटलमेंट क्या होता है? जब आप स्टेब्लिश कर देते हो, फोर्टिफिकेशन हो जाता है, फोर्ट्स बना देते हो, आप पोर्ट्स अपने कंट्रोल में कर लेते हो, वहां पे पहला सेटलमेंट कि यहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, यहां से हम बिजनेस डील करेंगे, तो वो सेटलमेंट कहलाया। तो कब हुआ? 1612 में। इसके बाद 1717 में बिजनेस चल रहा है अच्छे से। 1717 में क्या हुआ? एक फरमान जारी किया गया मुगल एम्पीरियर फारूक शियार के द्वारा कि भैया आप 38 गांव अपने कब्जे में ले लीजिए और उसके बदले में आपको 3000 रुपए देने पड़ेंगे। इस फरमान को एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब 1717 में पहली बार ऐसा हुआ जब अल्टीमेटली 38 गांव की जिम्मेदारी या 38 गांव की ओनरशिप ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाती है और बदले में उनको 3000 रुपए देने होते हैं। तो ये दिया गया। कंपनी अब यहां पे बिना कोई टैक्स दिए काम कर सकती थी। तो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ हैविंग द कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरीज। ब्रिटेन के पास पहली बार ऐसा आया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहली बार ऐसा अपॉर्चुनिटी आया कि 38 गांवों की जिम्मेदारी, ओनरशिप किसको मिल गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, बदले में केवल 3000 रुपए देने थे। आगे चल करके क्या हुआ देखिए, कंपनी ने इंक्रीज कर दिया इंटरफेरेंस बंगाल के अंदर, क्योंकि ये 38 जो गांव थे बंगाल टेरिटरी के आसपास थे, तो बंगाल के जितने भी इंटरनल मैटर्स होते थे उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देते थे। ऐसे में उस टाइम पर नवाब थे जिनका नाम था अलवर्दी खान। बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था अलवर्दी खान। जैसे ही उनकी डेथ हुई 10 अप्रैल 1756 में जब उनकी डेथ हुई, तो उनकी यंगर डॉटर जिनका नाम था अमीना बेगम, उनके बेटे थे सिराजुद्दौला, उनको नया नवाब बना दिया गया। इन शॉर्ट अलवर्दी खां के बाद में बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। अब क्या होता है, सिराजुद्दौला जो नए नवाब बनते हैं, इनके नवाब बनने से एक जो अलवर्दी खां के गवर्नर थे जिनका नाम था शौकत जंग, अब ये जो शौकत जंग थे, इनको लगता है कि मैं भी तो नवाब बन सकता था। मतलब उनके गवर्नर थे, तो बंगाल के गवर्नर है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं भी तो नवाब बन सकता हूं। तो सिराजुद्दौला जो कि नवाब बन चुके थे, इनसे डिससेटिस्फेक्शन था इनको और जलन थी इनको, क्योंकि इनकी ओहदा इनके पास चला गया था। ये चाह रहे थे नवाब बनना। अब ऐसे में ब्रिटिशर्स को लगा ये तो बहुत सही है, यहाँ के जो गवर्नर है और जो नवाब है अब आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो ऐसे में इनको लगा कि दैट इज द गुड अपॉर्चुनिटी, हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए सिचुएशन का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए फाइनेंशियल और कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में। ऐसे में कॉन्सिक्वेंसेज रहा कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ। उधर से सिराजुद्दौला वो कह रहे हैं कि हमारी टेरिटरीज, हमारे राइट्स हम आपको नहीं देंगे, और ये कह रहे हैं कि राइट्स तो मिलने चाहिए क्योंकि इनके घर के अंदर ही, मतलब इनकी टेरिटरीज के अंदर ही डिस्प्यूट है, तो ऐसे उस डिस्प्यूट का बेनिफिट लेना है। तो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में जाते हैं कौन? ब्रिटिशर्स की तरफ से मीर जाफर। अभी जो मीर जफर है,
मीर जफर और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। इसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस बैटल थी, हुई थी 1757 में। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1757 वाज द टाइम ड्यूरेशन जिसमें बंगाल का सारा जो राइट था वो इंडिविजुअली किसके पास चला गया, ब्रिटेन के पास में, ब्रिटिशर्स के पास में, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। और यहीं से हम काउंट करते हैं हमारी अधीनता। 1757 से 1947 लगभग हम बोलते हैं ना 200 साल तक हम अधीन रहे, तो ये 200 साल, लगभग 200 साल यहां से स्टार्ट होते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में ये हार गए और कौन बन गया अब नया नवाब, मीर जफर। मीर जफर पहला इंडिपेंडेंट नवाब रहा बंगाल का, सॉरी पहला डिपेंडेंट नवाब रहा, इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट तो इसके पहले वाले थे, डिपेंडेंट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहेगी उस इशारों पे काम करेगा। इसके बाद में बंगाल के ऊपर पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इनडायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर देती है। अब सारा का सारा मुनाफा कौन ले रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है और बंगाल की स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसे में बंगाल के जो नवाब थे मतलब मीर जफर, उनको लगा कि ये सही नहीं है और हमारे लिए गलत है, तो हमें ऐसा एक करना भी नहीं चाहिए। ऐसे में मीर जफर भी इनकी जो डिमांड थी उनको फुलफिल नहीं कर पाते, तो 1760 में मतलब 3 साल बाद ही मीर कासिम उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। ऐसे में मीर कासिम को अब नया नवाब बना दिया जाता है। ऐसे में उसने वापस से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना चाहा लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाया और आगे चल करके मीर कासिम जीत गया, मीर जफर को हटा दिया गया 1760 में और कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गए। तो ऐसे में मीर कासिम को भी लगा कि नहीं ये बात सही है, हमें चेंज करते जाना लेकिन मुनाफा नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, तो क्या हमने मना कर दिया उनको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है भाई बनाया होगा तुमने नवाब। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमें तो बार बार नवाब हम चेंज कर रहे हैं, हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो इन्होंने जब लड़ाई करी तो मीर कासिम की लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स से और ऐसे में ब्रिटिशर्स हार गए क्योंकि अब तक हम सारी की सारी पावर इनकी कंट्रोल में दे चुके थे। ऐसे में बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब, 1764 में। ब्रिटिशर्स इसमें जीत जाते हैं और सारे के सारे पहली बार सारे के सारे ब्रिटेन के अंडर में चले जाते हैं, राइट्स बंगाल के। यहां लिखा हुआ है कि जितने इस बैटल के बाद से जितने भी दीवानी राइट्स थे बंगाल के सारे किसके पास चले जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। मतलब 1764 में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, जो कि मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई, इस बैटल के बाद से सारे राइट्स किसके पास चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। ये ब्रिटिशर्स के साथ में हुआ एक वॉर था जो कि हमने बंगाल टेरिटरी में देखा। नाउ मराठास और मैसूर के साथ में भी कुछ वॉर हुआ, उसको हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।